आप सभी को नमस्कार। हरे कृष्णा। आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ उस टॉपिक का नाम है जनरल इंग्लिश फॉर नायब तहसीलदार एंड एचएएस मेंस के लिए। देखिए, इंग्लिश इतना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप जानते हैं, चाहे आप एचएएस के मेंस के लिए बैठेंगे, चाहे आप नायब तहसीलदार के मेंस के लिए बैठेंगे, इन दोनों सब्जेक्ट के मेंस के लिए आपको इंग्लिश का पेपर जो है वो क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहां एनटी में इंग्लिश के मार्क्स आपके काउंट होते हैं, वहीं पे एचएएस में ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का अर्थात कि अगर 100 नंबर का पेपर आता है आपका इंग्लिश का, तो एचएएस मेंस में आपको 100 में से एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए। एक इंग्लिश का पेपर होता है, दोनों में कॉमन, एनटी और एचएस में। एक आपका हिंदी का पेपर होता है, दोनों में कॉमन। तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि एग्जाम अब आने वाला है, तो आई थॉट कि मेंस के परस्पेक्टिव से मैं लैंग्वेज के पेपर को भी डील करूं, बिकॉज हमारे साथ ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं, बहुत से लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्हें प्रॉब्लम इसमें आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इंग्लिश कमजोर है या उनकी हिंदी कमजोर है या हिंदी स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट है हमको पेपर में जो पूछा जा रहा है, क्या हम उसके लिए रेडी हैं। सो अगेन द थिंग इज कि पेपर में वो नहीं लिखना है जो आपको आता है, या इतने साल आपने, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है या इतने साल आपने हिंदी पढ़ी है। इंपॉर्टेंट इज पेपर की डिमांड को समझते हुए क्या आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक एनटी का मेंस निकाला है यहाँ पे इंग्लिश का, और मैं उससे आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी, डिस्कस करूंगी कि कैसे करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो एक ब्रीफली चीजें आ रही हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस को रीड करना। जो भी बच्चा मेंस के पेपर देने जाएगा वो इंस्ट्रक्शंस को रीड किए बिना पेपर को अटेम्प्ट मत करना। हो सकता है कि कहीं पे ये बोला हो कि पार्ट ए करना है, पार्ट बी करना है। यूजुअली इसमें वैसे सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट्स कंपलसरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी कंपोनेंट है। अगर आपने इंग्लिश तैयार नहीं की है, जनरल इंग्लिश तैयार नहीं की है मेंस के लिए, नायब तहसीलदार के लिए पहले बात करेंगे, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए कॉम्प्रीहेंशन आता है। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा पार्ट है जो लगभग आज के सभी पेपर्स में पूछा जा रहा है, चाहे बैंकिंग के पेपर्स हैं, चाहे आपके स्टेट पीसीएस के पेपर हैं, चाहे अलाइड के हैं। कॉम्प्रीहेंशन इज समथिंग जहां आपको हर जगह आपको ये जो है पूछा जा रहा है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है? कॉम्प्रीहेंशन जो शब्द है वो निकला है फ्रॉम द वर्ड कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। देखिए, एक पैसेज आपको दिया होता है, मैं फटाफट आपके साथ पैसेज भी डिस्कस करती हूँ। ये 10 नंबर का आता है नायब तहसीलदार मेंस के लिए, और आप इसमें देखेंगे कि इसमें पैसेज आपको दिया है। आपको सबसे पहले पैसेज को एक बार रीड करना है, फर्स्ट रीडिंग करनी होती है। उसके बाद एक बार जिसमें इसमें जैसे लगभग 5 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, उसके बेस पे, पैसेज के बेस पे आपको क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। यू कैन नॉट एंड शुड नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर ओन एंड। अपने एंड से कुछ भी ऐड नहीं करना है। जो कॉम्प्रिहेंशन में पूछा गया है वही हमको उत्तर देना है। देखिए, फटाफट मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। इसमें है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कम्युनिटी प्रोजेक्ट of the silent revolution that is going on in the countryside. We all agreed that community development is a wonderful thing, but how many of us really understand what the term means? In the first place, what is a community? Your dictionary will tell you that it is a group of people living in the same locality, for instance, in a village. Note that carefully. Community means the people. So, a community development program is concerned with developing the people. How do we develop the people? Is it by building schools to educate them or hospitals to cure them of diseases? Development must start in the minds of the people. For centuries, life in our village has gone on in the same way. The result is that people have got into a rut. They do not want any change in the manner of their living. Their general attitude is, what was good enough for our fathers is good enough for us. What use would school, hospitals, new drinking water wells will be if the people did not want them? Here, at last, we have reached the heart of a problem. How are we to get to the villagers to want the things that will improve their lives? The answer is, they are like people in deep sleep. We must send someone to wake them up and tell them how the world is changing. ये पैराग्राफ था, फटाफट एक रीडिंग कर ली। अच्छी बात है, समझ आ गया। नहीं समझ आया हम दूसरी बार दोबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ, कम्युनिटी क्या है? व्हाट इज द कम्युनिटी? व्हाट डू द पीपल जनरली नॉट वांट अ चेंज? थिंग इज, व्हाट इज अ कम्युनिटी मुझे अपने आप आंसर नहीं करना है कि कम्युनिटी क्या होती है मेरे हिसाब से। इस पैराग्राफ में जैसे आप देखेंगे, कम्युनिटी का लिखा हुआ है साफ साफ तीसरी लाइन में, कम्युनिटी मीन्स द पीपल,
है ना। तो ये आपको बेसिकली बताना है, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग द सेम लोकेलिटी, फॉर इंस्टेंस इन अ विलेज और अ कंट्री साइड, इसे बोला जाता है कम्युनिटी। आपको जो कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जो इसमें लिखा है वही चीज आपको बेसिकली इसमें लिखनी है। दूसरा पूछा है, व्हाई डू द पीपल जनरली नॉट वांट अ चेंज। अब सेम बात कि मुझे ये नहीं लिखना है कि मुझे क्या पता है कि लोगों को चेंज क्यों नहीं चाहिए, जो कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ में लिखा है वही बात आएगी। देखो यहाँ पे लिखा है कि लोगों को चेंज क्यों नहीं चाहिए, आप ये यहाँ से लिख सकते हैं, बिकॉज डेवलपमेंट मस्ट स्टार्ट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। आप ये बोल सकते हैं दैट the attitude of the people is what was good enough for our fathers is good enough for us। जो हमारे पुरखों के लिए अच्छा था वो हमारे लिए भी ठीक है, और नए बिल्डिंग, नए स्कूल, नए वाटर वेल्स बना के क्या होगा। तो ये आप यही से ही जवाब लिखेंगे जो आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है। सो ये कॉम्प्रिहेंशन है, ये एचएस में भी आपको लगभग 10 नंबर की ही मिलेगी। एसेंस इज, पैराग्राफ को पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक रीडिंग के बाद क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चंस अगर आपको दोबारा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत पड़ती है तो टुकड़ों में बांट लो अपने पैराग्राफ को, एंड दिस इज हाउ वी डील विद द कॉम्प्रिहेंशन। अगर मैं अगला बोलूं इसमें तो प्रेसी इज समथिंग कॉमन टू नायब तहसीलदार मेंस इंग्लिश एंड एचएस मेंस इंग्लिश। मैं जब मैंने एग्जाम्स दिए थे मुझे अच्छे से याद है, मुझे प्रेसी का इतना आइडिया नहीं था। क्यों? क्योंकि जब मैंने स्कूल में प्रेसी शायद पढ़ी होगी, 11th-12th में इंग्लिश का पेपर दिया था तो प्रेसी हमने की थी। बट आई माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम HP बोर्ड एंड देन CBSE बोर्ड फॉर लाइक मैं 9th 10th 11th 12th मैंने CBSE बोर्ड से पढ़ा है, लेकिन उससे पहले मैं HP बोर्ड में थी। और प्रेसी वो समथिंग इतना ज़्यादा हम लोगों को फोकस नहीं करते थे। प्रेसी का आइडिया मैं आप लोगों को फटाफट बताने वाली हूँ। 10 नंबर की प्रेसी आती है। मुझे याद है शायद मैंने किसी पेपर में प्रेसी गलत लिख दी थी। आपको जब भी प्रेसी करनी होती है, प्रेसी का मतलब समझ लो, प्रेसी का मतलब होता है टू प्रेस। इसका मतलब कि आपको किसी भी फैली हुई चीज को समेटना है। प्रेसी का मतलब होता है कि अगर 90 शब्द के का पैराग्राफ दिया है तो आपको उसको उसका 1/3 करना है। मतलब अगर 90 वर्ड्स का पैराग्राफ है, आपको 30 वर्ड्स में उसकी एक समरी बनानी है। अब समरी अपने हिसाब से नहीं बनानी, जैसा अच्छा लगता है वैसी समरी बना दी। प्रेसी का मतलब होता है जो भी कंटेक्स्ट था, मैं अभी प्रेसी में बताती हूँ आपको, जो भी कंटेक्स्ट था किसी चीज का उसको ही आपको मीनिंगफुल रखना है, प्रिसाइज रखना है, क्लियर रखना है, मीनिंग उसका इंटैक्ट रखना है, फिजूल के शब्दों का यूज नहीं करना है, तभी तो 90 से 30 तक आप आओगे। दिस इज प्रेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली आप देखेंगे कि खाने बनाते हैं उसमें, और एक खाने में एक ही शब्द होता है। मैं आपको इसमें बता दूं, टू कट शॉर्ट, जैसा मैंने कहा, हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो प्रेसी में यूज होती है। समरी है, इट शुड रिटेन द मूड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, इट शुड रिटेन द मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ग्रामेटिकली आप एक्यूरेट होने चाहिए। अगर शब्द हटा रहे हैं, अननेसेसरी वर्ड्स हटा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है एक ऐसा शब्द आप हटा दे जो कि 2 शब्दों के मीनिंग को ही चेंज कर दे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अपनी स्पेलिंग भी आपको अच्छे से चेक करनी है। प्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं टाइटल या फिर हेडिंग डालना। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पे जैसे प्रेसी लिखा है कि प्रेसी बनाए 10 नंबर की, तो इसको आपको जो भी कंटेक्स्ट लगता है इन दी एंड वो आप उसको क्या बताएंगे, टाइटल उसका, उसकी एक हेडिंग जो उसके कंटेक्स्ट को बिल्कुल इंटैक्ट रखे। और सबसे सूटेबल बेस्ट टाइटल जो आपको हेडिंग लगता है, जो आपको समझ आया, वो 1-2 शब्दों का आप टाइटल जो है उसको रखें। टाइटल को बहुत लंबा भी ना करें। आपको प्रेसी में 10 में से हो सकता है कि 7 मार्क्स मिल जाए, 8 मार्क्स मिल जाए, दैट्स ऑल। लेकिन नायब तहसीलदार में तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपको करना है। सो दिस वॉज ऑल प्रेसी। जरूर देखना, नहीं देखिए यूट्यूब पे जाओ, प्रेसी सर्च करो, हाउ टू राइट अ गुड प्रेसी, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था। और ये है आपका नायब तहसीलदार में तीसरा कंपोनेंट जो आ रहा है वो आ रहा है, मैंने इसमें देखा, क्वेश्चन एंड आंसर्स। दिस इज वेरी यूनिक फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैंने नायब का पेपर नहीं दिया, मेंस का एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ प्रीलिम्स दिया था। नायब का जो आपका मेंस आ रहा है, आप देखो इसमें क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आया था जो 2018 का पेपर मैंने इसमें निकाला है कि क्या पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। तो अगर आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा है, अगर आप लोग करंट के टच में हैं, तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि ये जो टॉपिक था दिस वाज द कंटेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और विधानसभा इलेक्शन जो है वो क्या साथ में होने चाहिए कि नहीं। इसे कहा जाता है साइमल्टेनियस इलेक्शन, कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए।
अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका जवाब देते कि भाई हाँ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव और आपके जो पार्लियामेंट के जो लोकसभा इलेक्शंस हैं वो अगर एक समय में होंगे तो एक्सचेकर पे बर्डन नहीं आएगा, फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस की जा सकती है, रिसोर्स, समय, लोग, डिप्लॉयड जो आपका जो आपके ये सारे के सारे ऑफिसर्स हैं या जो पर्सोनल्स हैं, डिप्लॉयड पर्सोनल्स हैं, तो उनको भी बार बार हम डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शंस में यूज़ करते हैं, तो उन पे भी एक बर्डन जो है वो कम होगा। यूजुअली क्या होता है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इसेंशियल सर्विसेज में ब्रेक लग जाता है, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन स्टाफ वहाँ नहीं आपको मिलता, तो ऐसा भी प्रॉब्लम हमको देखी जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैसा इसमें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। और एक मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ जो गुड पॉइंट है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, कि अगर इलेक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली हो जाएंगे तो जैसा मैंने कहा रिसोर्स टाइम वगैरह बचेगा। बार बार इलेक्शन से क्या होता है कि कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का जो फैक्टर होता है, कम्युनल जो फैक्टर होता है, वो बार बार जो पॉलिटिशियंस है वो कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से कोशिश करते हैं कि वो एक लूप होल ढूंढा जाए कि कहाँ पे कोई कमी है, तो उस चीज़ को बार बार जो है ये फैक्टर्स जो है उनको उधेड़ा जाता है। तो इस प्रकार से एक डिसहार्मनी जो है भी समाज में आपका सोशल फैब्रिक में बनती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इलेक्शन अलग अलग समय में होते हैं जैसे अभी है तो बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि वही आइडिया है डेमोक्रेसी का, एक फ्रीक्वेंट और रेगुलर इलेक्शन होना ही इज द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ऐसे चेक बना रहता है, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है कि नहीं ऐसा इस तरीके से है। तो अगेन साइमल्टेनियस इलेक्शन होते तो शायद वोटर टर्नआउट ज्यादा होता। लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसने भी ये कहा। माई पॉइंट इज दिस इज अ जीएस मेन्स आंसर, ये जनरल स्टडीज का टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा है तो ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 नंबर का है तो आपको लिखना ही चाहिए पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और लास्ट में कंक्लूजन निकाल के साइड कीजिए। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें करेक्ट इनकरेक्ट करने को आ रहे हैं। देखिए करेक्ट द सेंटेंसेस लिखा है, फॉर एग्जाम्पल शी हैज गॉट फ्यू बुक्स। सेंटेंसेस को करेक्ट करने का जो मैं पर्सनल आइडिया समझती हूँ, देखिए हम सब ने इतनी अंग्रेजी पढ़ी है कि हम उसको ठीक से ग्रामेटिकली ठीक कर पाए। आज के समय में आपको इंग्लिश का मतलब बोलना नहीं है। मैं ये इंसिडेंट बहुत बार सुना चुकी हूँ। हमारे साथ एक लड़का था, ही वॉज फ्रॉम सेंट एडवर्ड्स, और सेंट एडवर्ड्स वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स है आपका, कैथोलिक स्कूल है आपका शिमला में। तो आप देखोगे वो लड़का वहाँ से पढ़ा है, फिर भी वो एचएएस के उसमें उसके जीएस में इतने अच्छे मार्क्स थे, हम लोगों से ज़्यादा मार्क्स थे, लेकिन वो इंग्लिश के पेपर में उड़ गया, वो 40 मार्क्स नहीं ला पाया। दिस इज़ द आइडिया। इंग्लिश के पेपर का मतलब इंग्लिश बोलना नहीं है, इंग्लिश के पेपर का मतलब है कि आपको ग्रामेटिकली सही होना है। जो अंग्रेजी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बस वही यहाँ पे अप्लाई करनी है। करेक्ट सेंटेंसेस में देखिए इसमें लिखा है शी हैज गॉट फ्यू बुक्स, तो ये गलत है, गॉट के इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। शी हैज फ्यू बुक्स इज द लाइन, शी हैज फ्यू बुक्स, तो whatever makes sense is the correct thing। अब देखो he is a coward man, हम बोलते हैं he is a coward man, coward man बोलने की क्या जरूरत है, man मतलब आदमी, तो उसके लिए ही तो पहले लगा दिया, he is a coward, सेंटेंस होगा he is a coward, ठीक है। तीसरा है she is junior than me, ये लिखा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि than यहाँ नहीं लगता है, to लगता है। she is junior to me, she is junior to me, तो to me। फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव दीज डेज, ठीक है, फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव दीज डेज, तो एक इसमें लाइन ये भी थी। तो मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि फ्रूट कहाँ यूज होता है ये पता होना चाहिए, फ्रूट्स कहाँ यूज होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें इज आएगा कि आर आएगा, इस प्रकार से आपकी जो ये लाइन हो जाती है। करेक्ट सेंटेंसेस जो है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन में आ जाता है दैट शी डाइड ऑफ अ वुंड। प्रेपोजिशन का सिंपल सा मतलब होता है, प्रेपोजिशन मीन्स ऐसे शब्द जो आपके नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं, जो कि एक्सप्रेस कर सकते हैं रिलेशन, ठीक है, कि दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है, जो एक्सप्रेस करे उसे कहा जाता है प्रेपोजिशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी डाइड डैश अ वुंड, यानी शी डाइड ऑफ अ वुंड, वो एक घाव से मरी, तो शी डाइड ऑफ अ वुंड, या शी डाइड ऑफ अ, आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। सेकेंड है द टाइगर पाउंस्ड डैश द गोट, पाउंस्ड का मतलब होता है जंप मारना, तो अब इसमें क्या आएगा, द टाइगर पाउंस्ड ऑन द गोट, ठीक है, गोट पे जंप मारी, ऑन द गोट।
ही वॉज कन्विक्टेड डैश मर्डर, बहुत सारी फिल्मों में सुना होगा, बहुत सारे लिंगुआ फ्रैंका है, बहुत कॉमन लोग बोलते हैं. सो ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ अ हीनियस क्राइम, जो भी आपको सेंटेंस लगता है. तो ये आप देखेंगे प्रेपोजिशन के बाद अगला जो इसमें आ रहा है कि सुटेबल वर्ब यूज कीजिए. वर्ब का सिंपल सा मतलब है कि क्रिया जिसको हम बोलते हैं. देखिए, द पार्क इज डर्टी समटाइम्स बट इट डैश नाइस व्यू ऑफ द लेक. ब्रैकेट में आपको ऑफर लिखा है. अब बताओ क्रिया को कैसे यूज करोगे, यहाँ पे वर्ब को कैसे यूज करोगे कि सेंटेंस का मीनिंग सही रहे, ग्रामेटिकली सही रहे. द पार्क इज डर्टी समटाइम्स बट इट ऑफर्स आएगा, ऑफर नहीं आएगा, बट इट ऑफर्स अ नाइस व्यू. विजय डैश अ न्यू कार लास्ट समर. इसका मतलब विजय ने पिछली गर्मियों में एक नई गाड़ी खरीदी. तो विजय बाय हमको पता है, बाय जो होता है वो आपका उसका जो पास्ट टेंस होता है वो होता है बॉट. बॉट. ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है ब्रॉट. तो कंफ्यूज नहीं होना, बाय का बॉट एंड ब्रिंग का बॉट. तो विजय bought a new car the last summer, ब्रैकेट में बाय दिया हुआ था. सिमिलरली द ओल्ड मैन वॉच्ड द बॉयज डैश इन द स्कूल यार्ड, ब्रैकेट में रेसल लिखा था. तो इसका मतलब है द ओल्ड मैन वॉच द बॉयज रेसलिंग इन द स्कूल यार्ड. ठीक है, कि जो बुजुर्ग आदमी था वो स्कूल यार्ड में लड़कों को रेसलिंग करते हुए देख रहा था. तो ये आ जाता है. ठीक है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सुटेबल आर्टिकल लगाना है. अगेन एट, इन, ये सब आर्टिकल आ जाते हैं. ऑन. वी अराइव डैश द ब्राइड्स होम. इसका मतलब है कि हम जो आपकी दुल्हन थी उसके घर पहुंचे. सो वी अराइव्ड एट द ब्राइड्स होम. एट का जरूर ध्यान रखना है, एट कहाँ यूज होना है, इन कहाँ यूज होना है. एट और इन में इतना ही अंतर है कि मैं शिमला में हूँ, आई एम इन शिमला. मैं शिमला में, शिमला के मॉल रोड पे हूँ. ठीक है, सो आई एम एट द मॉल इन शिमला. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. एट कहाँ लगता है, एट एक पर्टिकुलर स्टांस है, पर्टिकुलर जगह है, और इन एक बड़ी चीज है. सो आई एम इन शिमला, आई एम एट शिमला नहीं आएगा, आई एम इन शिमला एट द मॉल रोड. ठीक है जी. वी वर डैश टाउन लास्ट मंडे. सो वी वर इन द टाउन लास्ट मंडे. इन इज द करेक्ट आपका आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा. आई पैटेड हिम डैश शोल्डर. आई पैटेड हिम डैश शोल्डर. इसका मतलब है कि मैंने उसे कंधे पे, हम बोलते हैं शाबाशी दी. सो आई पैटेड हिम ऑन द शोल्डर. आई पैटेड हिम ऑन द शोल्डर. लास्ट इसमें जो एक टॉपिक आता है नायब तहसीलदार के 8 क्वेश्चन है आपको, आपके 50 मार्क्स का है. डिफरेंट वर्ड्स होते हैं. जितना ज़्यादा रीड करोगे, जितना ज़्यादा ऑडियो बुक्स सुनोगे, अच्छी यूट्यूब पे ऑडियो बुक्स है, सुनोगे, पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आता है मेरे हिसाब से. पढ़ोगे, कोई किताब पढ़ोगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, अपने शब्दों के ज्ञान को बढ़ाओगे तो आपको क्वेश्चंस आएंगे. इसमें लिखा हुआ है अडेप्ट और अडेप्ट में क्या फ़र्क है. अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अडेप्ट का इसमें सेंटेंस बनाना है. अडेप्ट का मतलब है दैट आई अडेप्ट टू द कंडीशंस, यानी मैं या आई कैन अडेप्ट टू एनी सिचुएशन, यानी मैं अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेता हूँ या मैं ढल जाती हूँ. वो अडेप्ट हो गया, मैं अक्वायर कर लेती हूँ, मतलब मैं आराम से सेट हो जाती हूँ. अडेप्ट क्या हो गया, अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल. स्किलफुल का मतलब होता है स्किल्ड पर्सन. ही इज अडेप्ट एट दिस, मतलब कि वो बहुत ही स्किल्ड पर्सन है एट दिस, यू नो. दूसरा इसमें है कैनन और कैनन. देखो कैनन क्या होता है, कैनन का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर रूल. जैसे जो आपका इंग्लैंड का समय था तो बहुत प्रिंसिपल्स थे, कैनन्स थे. तो कैनन्स का मतलब होता है रूल्स, प्रिंसिपल्स, लॉ, ये कैनन है. और दूसरा आपका केनन है और दूसरा है कैनन. कैनन का मतलब होता है तोप, तो तोप होती है आपकी. और तीसरा है डिफाई और डेफाई. डिफाई का मतलब होता है कि यू कैन नॉट डिफाई द किंग्स ऑर्डर, यानी आप राजा के ऑर्डर को क्या क्या नहीं कर सकते हैं, डिफाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते. दूसरा शब्द होता है डेफाई. ठीक है, DEIFY, डेफाई. डेफाई का मतलब होता है टू वर्शिप. शी इज डेफाइड लाइक अ गॉडेस, मीन्स उनको एक देवी की तरह पूजा जाता है. तो डेफाइड का मतलब हो जाता है वर्शिप. सो नेक्स्ट है एलिसिट और दूसरा है इलिसिट. एलिसिट का मतलब होता है टू गेट सम इंफॉर्मेशन, यू नो, एलिसिट द इन्फो फ्रॉम हर, elicit something from her, to get something, कोई information निकालना is elicit. illicit क्या होता है, illicit का मतलब होता है illegal. He is involved in an illicit business. ठीक है, in an illicit business यानी किसी illegal काम में वो involved है. लास्ट था इसमें siege और siege. siege क्या होता है, siege का मतलब होता है किसी जगह को siege करना. ठीक है, मतलब siege का सिंपल सा मतलब हो जाता है
इट्स लाइक सीज द मोमेंट, हम क्या बोलते हैं, सीज द मोमेंट, इसे कैप्चर कर लो, सीज द मोमेंट। दूसरा शब्द है सीज। सीज का मतलब होता है सेज, और सीज, सेज इज बेसिकली अ मिलिट्री ऑपरेशन। अ सेज वॉज कैरिड आउट इन जम्मू, एक मिलिट्री ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट। देखो ये शब्द मैं नहीं कहती कि मुझे सारे के सारे आते हैं, इसमें से मुझे भी कुछ नहीं आते। मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल होंगे। एचएस एक जनरल इंग्लिश की, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देखो अगेन मैंने बताया था कॉम्प्रिहेंशन कॉमन है, प्रेसी कॉमन है, और इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करेक्ट करने को आएंगी। एचएस मीन्स में आपको इंग्लिश में 100 नंबर का पेपर आता है, 40 नंबर चाहिए। अब खुद बना लो क्या पढ़ना है। पहला अगेन करेक्शन करने को आती है आपको, 5 मार्क्स के होता है, करेक्ट करो सेंटेंस। फिर वर्ब आती हैं, वॉइसेस आती हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। नहीं पता तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो, देखो कौन से शब्द लगते हैं इसमें। स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मेरा एक आप लोगों के लिए एक एज एन एल्डर सिस्टर एक गाइडेंस ये रहेगी, हम जब छोटे थे तो पिताजी हमको टेंसेस पढ़ाते थे, ठीक है, और टेंसेस की बुकलेट उन्होंने आज भी ऐसे बनाई हुई है, टू गिफ्टेड टू ओशीन, आभा एंड प्रणव, मेरे भाई बहन। तो पहले मुझे, फिर मुझसे वो मेरी बहन को गई, और मेरे भाई को। मुझे याद है जब भी सर्दियों में हमारी छुट्टियां होती थी, हम गांव जाते थे, और गांव में चूल्हे के पास बैठ के पापा सुबह 7 बजे उठा देते थे, और चूल्हे के पास बिठा के टेंसेस पढ़ाते थे, पैसिव और एक्टिव वॉइस पढ़ाते थे, स्पीच पढ़ाते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। और शायद वही रीज़न है, देखिए स्कूल से ज़्यादा हमको हट के कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप एज पेरेंट्स भी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप में इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान है तो अपने बच्चों को ज़रूर दें। उनमें जो एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, और ये गिफ्ट ज़िंदगी भर रहेगा। तो माई फादर हैज़ गिवन मी द गिफ्ट ऑफ ग्रामर, एंड आई वॉन्ट कि आपको भी वो, चलो मैं दूँ इस तरीके से, पर आप अपने बच्चों को ज़रूर दें। और अगर नहीं पता तो आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है, अपने बच्चों को बिठा के ज़रा बोलें कि इससे सीखें। तो स्पीच आती है, सेंटेंसेस आते हैं अगेन अलग अलग। सेंसर और सेंसर क्या है, सेंसर क्या है, सेंसर आपको अच्छे से पता है, सी वाला सेंसर, CENSOR। सेंसर का मतलब हो जैसे सेंसर बोर्ड है ना, जो कि रोक लगाता है। दूसरा शब्द है सेंसर, SENSOR। सेंसर का दूसरा शब्द का मतलब क्या हो जाता है, वी नो कि ये एक टेक्नोलॉजी में यूज वाला वर्ड है, कि इस पर सेंसर्स लगे हुए हैं, इस रोबोट में सेंसर्स लगे हुए हैं, तो ये वो टेक्नोलॉजी वाला वर्ड है, आपको पता होना चाहिए इससे। नेक्स्ट इसमें ईडियम्स आते हैं, ईडियम्स यानी मुहावरे। फॉर एग्जाम्पल एक मुहावरा इसमें पूछा था, पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स का मतलब होता है कि ही हैज ओपन्ड द पेंडोरा बॉक्स, मीन्स ऐसे काफी सारे रहस्य थे जो बाहर आ गए, तो उसको बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स, टू ओपन द पेंडोरा बॉक्स। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें लेटर आता है। फॉर एग्जांपल इसमें फॉर्मल लेटर आते हैं, यूजुअली इनफॉर्मल भी आ सकते हैं, कि अपने डिप्टी कमिश्नर को इस वाली प्रॉब्लम के लिए चिट्ठी लिखी है, तो फॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे, ये 400 शब्दों में लिखना होता है। रिपोर्ट आपको लिखनी होती है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने DGP हिमाचल से एक रिपोर्ट साधी है, रिपोर्ट मांगी है कि हमने प्लास्टिक बैग्स पे, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर बैन लग गया है, तो क्या आपके हिमाचल में उसको अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप उसमें रिपोर्ट में पूरा का पूरा ब्यौरा लिखेंगे, तो वो रिपोर्ट भी आपकी जो है वो 10 नंबर की है। प्रेसी, फिर उसके बाद प्रेसी भी इसमें आती है, लास्ट में 20 नंबर की प्रेसी आती है यार, 40 नंबर का पेपर है, 20 नंबर की प्रेसी है। आई के नॉट एम्फोसाइज इट एनी मोर, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रेसी, मैंने डिस्कस कर लिया है। कॉम्प्रीहेंशन भी इसमें 10 नंबर की है, और जैसे मैंने बताया था कॉम्प्रीहेंशन मीन्स टू कॉम्प्रीहेंड, यानी टू अंडरस्टैंड, तो क्या आप समझ रहे हैं उसका आइडिया कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसमें 2 कॉम्प्रीहेंशन है 10-10 नंबर की, और आपको ये 100 नंबर का पेपर है, आपको 40 चाहिए, तो अच्छे से अटेम्प्ट करना और डरना नहीं है इंग्लिश से। इंग्लिश हम सबको आती है, लिखनी हम सबको आती है, बोलना नहीं बोलना सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, पर ये भाषा सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा कैलिबर है, ये हमारा स्किल है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती थी। एक एंटी मेंस का पेपर आज हमने डिस्कस कर लिया है कैसे करना है, और ये अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मैं जनरल हिंदी का पेपर भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हिंदी में थोड़ी मैंने भी मात खाई थी। अलाइड मेंस में मैं 60 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो 59 मार्क्स थे मेरे, वो नहीं हो पाया मुझसे क्वालिफाई। और लेकिन उसके बाद मुझे मेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। एचएस मेंस में मैंने जब 2 बार दिया हिंदी में, मुझे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट मेरे हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर आया था, 100 में से 65 समथिंग आए थे, तो आई कंसिडर इट फाइन। तो ठीक है जी, धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच, एंड हरे कृष्णा।